हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योरपेडिया। सो आई एम विनीश शर्मा, योर मेंटर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हियर। जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में अभी फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट हुई है, तो उससे आपके पास यहाँ पर कुछ सिलेबस भी नोटिफाइड हमारे पास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर अप करने लगा हूँ। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिस्टम रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी की। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपके पास स्पेसिफिकली पेपर 2 में आपका स्पेसिफाई यहाँ पे किया हुआ है, जिसमें हमें जो टॉपिक्स कवर अप करने हैं दैट इज रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन, सिस्टम रिलायबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फॉल्ट डायग्नोसिस। ठीक है, और आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और आई कैन से मेंटेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास टॉपिक है जो कि हमें कवर अप यहाँ पे करने हैं। तो अब आपके पास इस पर्टिकुलर क्लास में जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ दैट इज सिंपल रिलायबिलिटी के रिलेटेड कि रिलायबिलिटी होती क्या है, क्यों आपको रिलायबिलिटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसकी स्टार्टिंग जो है वो क्यों आपके पास यहाँ पे हुई। ठीक है ना, तो अब हम इसके बारे में सबके सब बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बाथटब कर्व, जो कि रिलायबिलिटी प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर एनी डिले सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर हियर। तो सबसे पहले देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास रिलायबिलिटी होती क्या है और क्यों आप यहाँ पे रिलायबिलिटी कंसेप्ट को देखते हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जैसे आप एक चीज देखो, रिलायबिलिटी जो कंसेप्ट वो एक सब पार्ट है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, हमारा मेन मोटिव है कि किसी भी सिस्टम को इफेक्टिवली आप कैसे चलाना चाहते हो, ये हमारा मेन मोटिव यहाँ पे होता है। जब हम सिस्टम की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ 3 या 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हमें इंडिविजुअली स्टडी, प्रॉपर वे में स्टडी यहाँ पे करनी होती है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फिर उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफेक्टिवली काम यहाँ पे कर रहा है। अब आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 3 या 4 पैरामीटर्स हमारे पास है। अगर उन 3 या 4 पैरामीटर में से कोई भी एक ऐसा पैरामीटर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, मतलब आपके पास चेंज होता है या डेटोरेट होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सिस्टम की इफेक्टिविटी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। सिस्टम जो है वो सही से परफॉर्म यहाँ पे नहीं करता। ठीक है, तो उसी के अंदर एक सब पार्ट हम सब पार्ट जो हम स्टडी करते हैं दैट इज द रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे आपके पास जो मैं कह रहा हूँ कि इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस के लिए आप 3 या 4 पॉइंट्स आप पढ़ते हो, वो कौन कौन से पॉइंट्स है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, इसमें आपके पास बात आती है अवेलेबिलिटी की, इसमें आप बात करते हो अवेलेबिलिटी की, रिलायबिलिटी की, मेंटेनेबिलिटी की और आपके पास यहाँ पे कैपेबिलिटी की। तो ये 4 कंपोनेंट है जो कि किसी भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए यूज यहाँ पे किए जाते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास इन चारों में से कोई एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है। चारों के चारों इंडिविजुअली अपना इक्वल रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है, और हमें जो यहाँ पे पढ़ना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हमारा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज टू कवर द रिलायबिलिटी और टू कैलकुलेट द रिलायबल सिस्टम हियर। ओके, सिस्टम कितना रिलायबल आपके पास यहाँ पर है, कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहा है। अब हम इस चीज की बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, अब आपके पास अगर हम सिंपल सी बात करें कि इन चारों के चारों कॉम्पोनेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो टर्म आप यहाँ पे स्टडी करते हो दैट इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे हाउ ऑफन अ सिस्टम इज रेडी फॉर द यूज व्हेन नीडेड। मतलब क्या हुआ कहने का कि आपके पास अगर आप कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप किसी मशीन का यूज करना चाहते हो तो वो मशीन कितना इजिली अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ यूज, उसको रिप्रेजेंट करता है अवेलेबिलिटी। आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे कोई भी मशीन, जैसे आप मान लो लेट अस सपोज इफ यू आर मेकिंग अ कंपोनेंट, अगर आप कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, यू हैव टू परफॉर्म सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कुछ भी हमारे पास हो सकती है, जितनी मर्जी हमारे पास प्रोसेसेस हम कैरी आउट कर सकते हैं। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास लेट अस सपोज अगर आप लेथ मशीन पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो और लेथ मशीन अवेलेबल फॉर यूज है या नहीं, इसको हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे किसी सिस्टम की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स आपके पास कोई भी जो मशीन्स है वहां पे वो प्रॉपर अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ यूजेज। ठीक है ना, तो इस केस में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह का डिले देखने को नहीं मिलेगा अपने ऑपरेशन के टाइम पे। सेकंड, अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिलायबिलिटी का अब खुद आप सोच के देखो, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ। जैसे हम कहते हैं सिंपल वे में कि ये चीज बहुत ज्यादा रिलायबल है, ठीक है ना, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी रिलायबल सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाउ लॉन्ग द सिस्टम कैन रन विदाउट ब्रेकिंग डाउन। मतलब कि आपका जो सिस्टम है कितना एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी फेलियर, ठीक है, या विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं रिलायबल सिस्टम। जैसे मान लो अगर आपके पास एक सिंपल हम लाइट बल्ब का अगर एग्जाम्पल लें, घरों में हम बल्ब यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसकी जनरल लाइफ जो आपके पास होती है वो 10,000 आवर्स तक की होती है, 10,000 से 15,000 घंटे। सो लेट अस सपोज अगर आप एक बल्ब का यूज कर रहे हो अपने घरों में और बल्ब जो है वो विद इन 1 डे और 2 डेज फ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या बोलोगे कि आपका जो सिस्टम है वो रिलायबल था ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाया अपने टास्क को।
ठीक है। सेम केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर कोई सिस्टम आपके पास यहाँ पे वही सेम बल्ब का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर वो आपके पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहा है अराउंड 10,000 to 15,000 आवर्स उसकी लाइफ उसने अपनी कैरी आउट कर दी है, तो हम कह सकते हैं कि दैट सिस्टम इज अ कंप्लीटली रिलायबल सिस्टम हियर। तो रिलायबिलिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपका जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा आपके पास या कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है विदाउट ब्रेकिंग डाउन और विदाउट शोइंग एनी फेलियर, उसको आप यहां पे कहते हो रिलायबल सिस्टम या रिलायबिलिटी। थर्ड हम यहां पे डिफाइन करते हैं मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ कि इन केस, अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज की आपके पास जब आप कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कोई आपके पास मशीन जो है वो बहुत एफिशिएंटली काम करे हमेशा, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके पास कहीं बीच में फेलियर आ जाए, सिस्टम आपके पास प्रॉपर्ली ऑपरेट ना करे, तो ऐसे केस में हम यहां पे कह सकते हैं कि सिस्टम आपके पास क्विकली और आप यहां पे कितना इजीली उसे फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप जितना जल्दी मशीन को फिक्स कर पा रहे हो, जितना जल्दी मशीन को आपके पास यहां पे इजीली फिक्स कर पा रहे हो, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मेंटेनेबिलिटी। क्योंकि अगर आप खुद सोचो इस टाइम पे अगर हम कोई एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास किसी भी मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, दैट विल क्रिएट अ वेरी मच प्रॉब्लम फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कहीं ना कहीं एक पूरे के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को हैम्पर करेगा। तो ऐसे केस में सिस्टम आपका हैम्पर ना करे, सिस्टम स्मूथली रन करे, आपको क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि सिस्टम की जो सिस्टम की जो रिपेयरिंग है वो जल्दी से जल्दी शॉर्ट पीरियड में यहां पर हो, ठीक है। उसी को हम स्पेसिफाई किस चीज से करते हैं? उसी को हम स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेबिलिटी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपको काम करने से मतलब है, काम करने के साथ साथ उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी से वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, कितने अच्छे क्वालिटी से वो अपने प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय द कैपेबिलिटी हियर। ओके, तो आप देख सकते हो कि इन चारों के चारों पैरामीटर से कहीं ना कहीं हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना एफिशिएंटली यहां पर काम करेगा, ठीक है। अब खुद सोच के देखो, मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक मशीन थी, ठीक है, लेट अस सपोज एक सिंपल सी मशीन है, लेथ मशीन की मैं बात कर देता हूं। जैसे मान लो लेथ मशीन पे आप यहां पे कोई प्रोसेसेस कैरी आउट कर रहे हो। नाउ यू नो कि लेथ मशीन पे आपके पास आप 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, प्रोसेसेस कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है, मतलब 1000 टाइम प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। नाउ लेट अस सपोज आपने यहाँ पे प्रोसेसेस करी, आफ्टर 100 प्रोसेसेस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, और आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज मेंटेनेबिलिटी जीरो है आपके पास, यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी थोड़ी सी कम है आपकी यहाँ पे, तो आप मशीन को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में इवन दो सिस्टम रिलायबल है, आपका सिस्टम रिलायबल है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी भी है, लेथ मशीन आपके पास अवेलेबल है और मशीन आपकी एक्यूरेट प्रोडक्ट भी बना रही है, लेकिन ड्यू टू मेंटेनेबिलिटी अब वो आपके पास जब फिक्स प्रॉब्लम में आ चुकी है तो उसे आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। तो इससे क्या हुआ, पूरे के पूरे एक इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, हैम्पर होगी मेरे पास, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं आपके पास इन चारों के चारों पैरामीटर्स पे डिपेंड यहां पे करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ऐसा मत समझना कि आपके पास कोई एक सिर्फ हम एक सिंगल पैरामीटर जो है वही आपके पास डिफाइन करता है, इट इज नॉट लाइक दैट, ओके। हर एक पैरामीटर इक्वली इंपॉर्टेंस आपको शो करेगा टू डिफाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम और इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लांट हियर, ओके। सो हियर यू कैन सी ऑल ऑफ दीज टुगेदर, ये सारे के सारा पैरामीटर क्या शो कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल, और ये एक तरह से इफेक्टिवनेस इक्वेशन को भी डिफाइन मेरे पास यहां पे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना यहां पर, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में अगर हम बात करें, अब आपके पास ये जो भी हम पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सब के सब प्रोबेबिलिटी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट यहां पे करते हो। आप फर्दर लेक्चर में देखोगे हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेशन भी यहाँ पे करेंगे। इसमें कुछ आप टर्म्स पढ़ते हो इन दी रिलायबिलिटी, मीन टाइम टू फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर, मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, इन सब चीजों का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे देखोगे, तो बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो है इफेक्टिवनेस का, ये आपके पास एज अ प्रोबेबिलिटी की तरह वेरी करते हैं यहाँ पे बिटवीन द 0 to 1, ओके। अब हमारे पास अब यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट, इसमें अब सिस्टम की इफेक्टिवनेस जो है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो, सिस्टम की इफेक्टिवनेस जो है
अब एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, बहुत नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिवनेस को। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट यहाँ पे करोगे, सॉरी आप ये ध्यान रखना, इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट करते हो, इफेक्टिवनेस डिवाइडेड बाय लाइफ साइकिल कॉस्ट इज रिप्रेजेंटिंग दी सिस्टम इफेक्टिवनेस, कितना सिस्टम हमारा इफेक्टिवनेस यहाँ पे होगा। अब इस केस में अगर हम देखें, अब इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिवनेस के हमने 4 कंपोनेंट देखे थे, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कैपेबिलिटी, और हर एक कंपोनेंट प्रोबेबिलिटी वाइज आप डिफाइन करते हो बिटवीन द 0 and 1। तो अगर हम इन चारों का प्रोडक्ट यहां पे डिफाइन करें तो इट विल टेल्स यू अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटायर सिस्टम, ठीक है। और लाइफ साइकिल कॉस्ट LCC रिप्रेजेंट यहां पे क्या करता है कि हमारे पास किसी मशीन को खरीदने से लेके उसकी मेंटेनेंस पे कितना आपको कॉस्ट यहां पे लगानी पड़ रही है ओवर इट्स इंटायर लाइफ स्पैन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द LCC, ओके, लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो अब आप यहां पे सिस्टम की कंप्लीट इफेक्टिवनेस, प्रॉपर इफेक्टिवनेस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें आपके पास यहां पे इन सारे के सारे पैरामीटर को तो इंक्लूड करना ही करना है, साथ में आपके पास कॉस्ट को भी यहां पे ध्यान पे रखना है कि ऐसा ना हो कि आप यहां पे सिर्फ इन चारों पैरामीटर्स को आप इंप्रूव करने के चक्कर में क्या करते जा रहे हो, एक तरह से सिस्टम की पूरी कॉस्ट को बढ़ाते चले गए, ठीक है ना। आपने बहुत ही हाई एंड की मशीन यहां पे ली, आपने प्रॉपर आपके पास मेंटेनेंस टास्क उसमें कैरी आउट करे, तो इससे क्या होगा, एक तरह से किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री का जो मेन मोटिव है प्रॉफिट जनरेट करना, वो हो ही नहीं पाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा जो कॉस्ट है वो कहां पे जा रही है, वो आपके पास प्रोडक्शन मेंटेनेंस टास्क में चली गई, वो आपके पास यहाँ पे एक तरह से मशीन्स को बाय करने में चली गई, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉफिट आपका हैम्पर यहाँ पे होगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। चलो अब एक चीज से देखें, अब आपके पास यहाँ पे तो इफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिवनेस एक तरह का प्रोडक्ट है आपके पास कि हमारा जो इक्विपमेंट है या हमारा जो सिस्टम है वो कब आपके पास अवेलेबल है, कितना इजीली वो अवेलेबल है टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। सेकंड, आपके पास यहाँ पे विदाउट फेलियर वो कितना अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, दैट मींस इट विल ऑपरेट फॉर अ गिवन टाइम विदाउट द फेलियर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी ओनली। एंड थर्ड, कि आपके पास यहाँ पे अगर कोई फेलियर या आपके पास कुछ भी सिस्टम फटीग यहाँ पे देखने को मिलता है तो मेंटेनेंस पे कितना टाइम यहाँ पे इंकर होगा, ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस पे कम से कम टाइम आपका यहाँ पे लगना चाहिए। सो वी कैन से इट इज रिक्वायर्ड दैट इट डज नॉट यूज लार्ज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टाइम हियर। इससे क्या होगा, आपके पास इफेक्टिविटी कम होगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होंगे वो कम होंगे, ओके। ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो उसमें आपका रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। नंबर 4 पॉइंट, कैपेबिलिटी, कि आपका जो सिस्टम है वो कितना अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज इट कैन परफॉर्म इट्स इंटेंडेड प्रोडक्शन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड हियर, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास इन चारों के चारों पॉइंट्स को जब आप कंसिडर करते हो अपने एनालिसिस के अंदर, देन वी डिफाइन द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम हियर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम आपके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं एक डिफाइंड सब टॉपिक ऑफ द इफेक्टिवनेस, दैट इज रिलायबिलिटी हियर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ओके। चलो, ये आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि आपके पास हर एक एलिमेंट जो है इफेक्टिवनेस इक्वेशन का वो आप यहाँ पे एक 0 to 1 वैल्यू से कैलकुलेट के बीच में डिफाइन यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्लोज टू 1 होगा दैट मीन्स आपके पास पैरामीटर उतना ही ज्यादा क्या है, ज्यादा ही इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। उतना ही वो कंपोनेंट उतना ज्यादा अवेलेबल यहाँ पर रहेगा। जितना क्लोज टू 0 यहाँ पे रहने वाला है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे इफेक्टिवनेस में वो पैरामीटर उतना ही कम यहाँ पे रहेगा, ओके। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, रिलायबिलिटी। अब करते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था, रिलायबिलिटी आपको बताता है कि कोई सिस्टम जो है कितना रन कर रहा है बिफोर एनी फेलियर, ठीक है ना, या फिर आपके पास फेल होने से पहले वो कितना इंटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक वो अगर जितना ज्यादा चल सकता है दैट मीन्स उतना ज्यादा वो रिलायबल है। अगर वो अपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक रन नहीं कर पा रहा है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, दैट इज इट इज नॉट अ रिलायबल कंपोनेंट, ओके। सो अब आपके पास जब हम डिफाइन करते हैं रिलायबिलिटी को, तो इट इज जनरली डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू परफॉर्म टू एज एक्सपेक्टेड ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि जब भी कोई चीज आप मैन्युफैक्चर करते हो, जैसे आपके पास एक सिंपल सा पेन है, जैसे कि इस पेन की भी एक सर्टेन लाइफ है,
ठीक है ना। आप कुछ भी खाते हो उसकी भी एक सर्टेन लाइफ है। आपके पास कुछ भी आप मशीन यूज कर रहे हो, एक सिंपल अगर हम ऑटोमोबाइल व्हीकल यूज कर रहे हैं, चाहे हम यहाँ पे कार का यूज कर रहे हैं, 4 व्हीलर का यूज करो, 2 व्हीलर का यूज करो, सबकी एक आपके पास एक टाइम फ्रेम है कि कितना टाइम तक वो ऑपरेट करना चाहिए। अगर वो उस टाइम को, एक सर्टेन टाइम लिमिट को आपके पास अचीव नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो अप टू इट्स वैल्यू, जो आपकी जो आपने वैल्यू जो दी है, जो आपने कॉस्ट प्रोवाइड करी है उसके लिए जो दी है, वो आपके पास सफिशिएंटली आपको नहीं उसका गेन मिल पाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेसिकली कि रिलायबिलिटी एक तरह से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है या फिर कोई भी इक्विपमेंट का पीस है या कोई भी सिस्टम है आपके पास यहाँ पे, वो अपने इंटेंडेड फंक्शन को प्रॉपर वे में परफॉर्म करेगा ओवर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हियर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कहने का, सिंपल सा मतलब यही है कहने का। आप ऐसे समझो, मान लो आप एक व्हीकल को डिफाइन कर रहे हो। अब मैं व्हीकल की एक रिलायबिलिटी डिफाइन करता हूं, लेट अस सपोज एक 4 व्हीलर की। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 4 व्हीलर को एक ऑप्टिमम स्पीड पे 60 टू 80 के बीच में रन करते हो, ठीक है, ऑन एन एवरेज, और आपके पास उसकी जो टाइम फ्रेम है, कितना आपके पास टाइम फ्रेम है, लेट अस सपोज मैं एम डिफाइनिंग द टाइम फ्रेम ऑफ 2 लाख किलोमीटर और 3 लाख किलोमीटर है। तो अगर आपके पास ऑप्टिमम कंडीशंस पे, बिकॉज अगर आप कंडीशंस को चेंज करते हो तो ओवरऑल जो लाइफ है वो भी चेंज होगी। सो लेट अस सपोज अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग कंडीशन को सेम रखते हो, स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई करते हो ऑपरेटिंग कंडीशन को, कि आपकी जो मशीन है वो 60 टू 80 के बीच में ऑपरेट कर रही है, तो अगर वो 2 लाख से कम आपके पास यहाँ पे परफॉर्म कर पा रही है अपने फंक्शन, उसके बाद उसके ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, दैट मीन्स दैट इज नॉट सो मच रिलायबल हियर। अगर सेम आपके पास ऑटोमोबाइल व्हीकल 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर के बीच में, लेट अस सपोज 250,000 किलोमीटर तक वो ऑपरेट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ रिलायबल कंपोनेंट हियर। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी को डिफाइन यहां पे करता है। नेक्स्ट आपके पास यहां पे, तो आप एक चीज देखोगे तो रिलायबिलिटी एक तरह से क्या बता रहा है, रिलायबिलिटी एक तरह से परफॉर्मेंस को आपको रिप्रेजेंट करता है ओवर द टाइम हियर। ठीक है ना, तो इसका आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब आपके पास यहां पे रिलायबिलिटी को जब भी आप डिफाइन करते हो, रिलायबिलिटी के अंदर फर्दर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है? सबसे पहले तो आपके पास यहां पे रिलायबिलिटी क्या है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? कि आपके पास यहां पे जो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफाइड आपके पास एक स्टेटेड टाइम फ्रेम तक ऑपरेट करेगा विद अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है ना, अगर वो आपके पास स्टेटेड टाइम फ्रेम तक परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपर वे में, दैट मींस इट इज नॉट अ रिलायबल कंपोनेंट। तो इस केस में जैसे हम यहां पे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी जनरली 0 to 1 के बीच में आप डिफाइन करते हो नॉर्मल वे में, है ना, सिंपल डेफिनेशन है। तो ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ टाइम दैट एन इवेंट अकर्स डिवाइडेड बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और आई कैन से नंबर ऑफ टाइम दैट एन इवेंट अकर, ओके, सक्सेस डिवाइडेड बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रायल्स हियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिफाइन करते हो कि किसी सिस्टम की प्रोबेबिलिटी 91 है, 0.91 है, तो दैट सिंपली मीन्स कि आउट ऑफ 100 91 टाइम्स ये अपने स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक ऑपरेट प्रॉपर वे में कर रहा है। रिमेनिंग 9 आपके पास केसेस में ऐसा हुआ है कि ये अपने पीरियड को, अपने स्टेटेड पीरियड को डिफाइन नहीं कर पाया, रन नहीं कर पाया। ओके, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फर्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी। सेकेंड हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस। ठीक है ना, परफॉर्मेंस का मतलब यहां पे क्या हुआ कि आपके पास ये एक तरह से क्राइटेरिया को डिफाइन कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कब फेल होगा और कैसे फेल होगा। ठीक है, और साथ में ये भी आपको बताता है कि क्या आपके पास फेल होने से पहले क्या इसने ऑपरेटिंग अपना मतलब परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो दी है, क्या वो आपके पास सेटिस्फैक्टरी दी है कि नहीं दी है, ये इसको भी आपके पास रिप्रेजेंट यहां पे करता है। तो आप एक तरह से समझ सकते हो कि अगर आपके पास यहां पे कोई भी कंपोनेंट हाईली रिलायबल है, ठीक है ना, या फिर आपके पास कोई भी कंपोनेंट प्रॉपर वे में अपने स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक काम कर रहा है, तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि ये आपके पास प्रॉपर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था यहाँ पे, और इसने अपना पूरा स्टेट जो टाइम फ्रेम जितना भी हमने डिफाइन करा है एक प्रोडक्ट के लिए, उसको इसने सेटिस्फैक्टरी फुलफिल भी करा है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट टाइम आपके पास कि कब तक सिस्टम आपका काम कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, क्योंकि स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम हम यहां पे डिफाइन करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिलायबिलिटी हियर। ओके, इसका थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना। तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प यहां पे करती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 0.91 है, किस चीज की 0.91 है,
जैसे एक सिंपल से लाइट बल्ब का केस अगर हम ले, लाइट बल्ब का अगर मैं केस ले रहा हूं यहाँ पे, लाइट बल्ब की लाइफ क्या है आपके पास 10,000 आवर्स है लेट अस सपोज। तो यहाँ पे 10,000 आवर क्या हुआ, ये आपके पास यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि आपकी जो आइटम है वो विदाउट एनी फेलियर इतना चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। लास्ट, ऑपरेटिंग कंडीशन, कि किस ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंडर आप अपने मशीन्स को चेक कर रहे हो। ठीक है ना, ये बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपके पास, जैसे अब एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं बल्ब का, बल्ब में 10,000 आवर्स मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे ओवर लोड कर दो बल्ब को। ठीक है, आप हाई वोल्टेज पे इसको रन करवा दो, हाई वोल्टेज पे इसको आपकी बिजली की सप्लाई प्रोवाइड कर दो, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी हम यहाँ पे रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी हमने स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड करा है वो अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन ही प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सट्रीम कंडीशंस पे चेक कर रहे हो या ओवरलोडेड कंडीशंस पे आप चेक कर रहे हो। ये एक ऑप्टिमम कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग हम टाइम डिफाइन करते हैं, और उस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो, और दैट प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम हियर। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आपके पास ये जो ऑपरेटिंग कंडीशंस हो, जैसे मेरे पास होते हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन पे हर एक पैरामीटर अफेक्ट यहाँ पे करता है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का तो अफेक्ट रहेगा ही रहेगा, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना वाइब्रेशन सिस्टम में प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, आपके पास ऑपरेशन प्रोफाइल कैसे हैं, ये सब के सब हमारे पास ऑपरेटिंग कंडीशन को अफेक्ट यहाँ पे करते हैं, और ये एक तरह से रिलायबिलिटी को भी क्या करेंगे, अफेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, तो 4 बेसिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। हमारे पास यहाँ पे अब देखो, अब आपके पास हमने अभी रिलायबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन देखी, रिलायबिलिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो हमने देखे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमने देखे, साथ में हमने बात करी कि रिलायबिलिटी का कंसेप्ट आया कहां से, मतलब कि इफेक्टिवनेस से आया है बेसिकली, है ना। तो आपके पास यहाँ पे हम सिस्टम की इफेक्टिवनेस कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब देखते हैं आपके पास रिलायबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप यूज करोगे, ये टर्म्स को आप बार बार देखोगे। ठीक है, तो इनकी क्लैरिटी आपको माइंड में अच्छे से रहनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हो दैट इज फेलियर। फेलियर का मतलब यहाँ पे होता क्या है, देखो 2 पॉइंट है। जैसे आपके पास एक फेलियर आ गया, एक आ गया फ्रैक्चर। फेलियर और फ्रैक्चर 2 डिफरेंट चीजें हैं। जैसे फ्रैक्चर का मतलब हो गया कोई भी जो कंपोनेंट है वो टोटली ब्रेक हो चुका है। फेलियर का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है, वो अपने इंटेंडेड फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा। एग्जांपल के तौर पे देखो, आपके पास, हमारे पास हर एक व्हीकल में हम एक शाफ्ट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ठीक है ना, या चलो आप प्रोपेलर शाफ्ट छोड़ो, आप सिंपल से एग्जांपल एक फैन का एग्जांपल ले लो। लेट अस सपोज एक फैन है मेरे पास, ठीक है, सीलिंग फैन या टेबल फैन, कोई भी फैन आपके पास है। जब आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज उसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज 200 आरपीएम लेट अस से। ओके, आप चाहते हो कि आपका जो फैन है वो 200 रेवोल्यूशन पर मिनट पे ऑपरेट करे कंटिन्यूसली। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो 200 से कम हो या 200 से ज्यादा हो। ठीक है, अब अगर आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग स्पीड है फैन की, अगर वो 200 रेवोल्यूशन से पर मिनट से कम अगर होती है तो हम कहेंगे कि वो अपना जो इंटेंडेड फंक्शन जो था उसका, ठीक है, जो उसका मेन पर्पस था वो उस काम को फुलफिल नहीं कर रहा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, अगर फैन की स्पीड लेस देन 2200 हो जाती है तो हम इसे बोलेंगे कि ये मेरे लिए एक फेलियर कंपोनेंट है। क्यों, बिकॉज ये अपना इंटेंडेड फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया फेलियर। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके पास लेस देन 200 रेवोल्यूशन पर मिनट पे ये फ्रैक्चर हो जाए, तो फ्रैक्चर इज अ डिफरेंट थिंग। फ्रैक्चर का मतलब है कंपोनेंट का ब्रेकडाउन हो जाना, जो कि ओवरलोडेड कंडीशन पे होता है। फेलियर का मतलब है कि आपके पास जो सिस्टम है या जो कोई इवेंट है वो अपने इंटेंडेड फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा प्रॉपर वे में। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो अ फेलियर इज एन इवेंट, तो कोई भी एक ऐसा इवेंट है जब आइटम कोई भी है वो अवेलेबल नहीं है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ओके, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे फेलियर का नाम हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब फेलियर रेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा फेलियर रेट का पैसे समझो, आपने बेरिंग्स देखी है, बेरिंग्स का जैसे बेरिंग्स होती है, बेरिंग क्या है हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड,
तो आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे जैसे लेट अस से वी हैव ए एग्जांपल ऑफ बेरिंग्स। बेरिंग्स का मेन काम है बेसिकली एक रोटेटिंग कंपोनेंट को एक फिक्स सपोर्ट के साथ ज्वाइन करना, एक फिक्स कंपोनेंट के साथ ज्वाइन करना बेसिकली, है ना। तो बीच में क्या है आपने यहाँ पे डिफाइन करा है, बीच में आपने डिफाइन कर दिया यहाँ पे सिंपल सा बॉल्स डिफाइन करी है, ये बॉल्स है मेरे पास यहाँ पे। तो अब इस केस में आपको फेलियर रेट का मतलब क्या हो, फेलियर रेट का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे कितने एक सेकेंड में कितना फेलियर आपके पास यहाँ पे हो रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ फेलियर आपको देखने को मिला। लेट अस सपोज आप बेरिंग्स का यूज कर रहे हो टू कनेक्ट द रोटेटिंग शाफ्ट विद द फिक्स सपोर्ट। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही आपने शाफ्ट के ऊपर लोड अप्लाई करा, ये बॉल्स जो है फेल होना शुरू हो गई। तो आपके पास ये जो बॉल्स है वो किस रेट में फेल हो रही है, एक सेकंड में कितनी बॉल्स फेल हो गई, ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे, फेलियर रेट हम यहां पे डिफाइन करेंगे। तो फेलियर रेट एक तरह से आपको बताता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग पीरियड में कितने नंबर ऑफ फेलियर्स आपको देखने को मिले पर यूनिट टाइम, वो है मेरे पास फेलियर रेट, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आपके पास जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल ले लो, लेट अस सपोज आई एम डिफाइनिंग दैट 5 फेलियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं पर मिनट, 5 फेलियर्स आपको देखने को मिल रहे हैं पर मिनट। हर एक मिनट में 5 फेलियर आपको देखने को मिल रहे हैं किसी भी चीज के, चाहे आप बॉल्स का ले लो, ठीक है, बेरिंग्स के अंदर स्फेरिकल बॉल्स का ले लो, चाहे आप पर सिलेंड्रिकल रोलर्स का ले लो, किसी का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अब हम यहां पे डिफाइन करते हैं मीन टाइम। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये अभी आप इसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, जस्ट मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है ना। मीन टाइम बिटवीन द फेलियर्स क्या है, MTTR क्या चीज है, इसका डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जैसे आप यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन द फेलियर यहाँ पे डिफाइन करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बिटवीन द फेलियर जो कंपोनेंट है वो एवरेज कितने टाइम तक ऑपरेट कर रहा है, दैट इज द मीन टाइम बिटवीन द फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला 1 मिनट में 5 फेलियर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हर हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हर 12 सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो हर 12 सेकंड में आपको एक फेलियर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपके पास आप कह सकते हो फेलियर के बीच में जो आपके पास एक एलिमेंट है वो कितने टाइम तक चल रहा है, वो एवरेज 12 सेकंड तक ऑपरेट यहां पे कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, द एवरेज टाइम बिटवीन द फेलियर अकरेंस, इसको हम बोलते हैं सिंपल सा MTBF। नाउ अब आपके पास यहां पे अगर हम देखेंगे अच्छा, अब इस केस में देखो ये यूज कहां करते हो, ये पैरामीटर हमारे पास स्पेसिफिकली यूज होता है रिपेयरेबल आइटम्स के लिए। जिस कंपोनेंट्स को आप आपके पास ठीक कर सकते हो वहां पर हम रिपेयरेबल आइटम्स के लिए हम MTBF यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन टाइम टू फेलियर। अब आपके पास फेलियर अकर होने से पहले, जहां पे फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, कितना टाइम आपके पास एवरेज, आपको कितने एवरेज टाइम के बाद आपको फेलियर देखने को मिलेगा, दैट इज द मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, ठीक है। तो ये क्या चीज है, द नंबर ऑफ आइटम्स एंड देयर ऑपरेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स, ठीक है ना। आपके पास कितना ऑपरेटिंग टाइम वो चल रहा है बिटवीन द नंबर ऑफ फेलियर्स, वो है मीन टाइम टू फेलियर हमारे पास। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें एक लाइट बल्ब की, जैसे मैंने आपको बताता आ रहा हूं मैं कि इसकी जो रेंज है आपके पास, टाइम फ्रेम है वो कितना है, वो 10,000 आवर्स है। मतलब क्या हुआ आपके पास यहाँ पे 10,000 के आवर्स के बाद जो बल्ब है वो फेल हो सकता है, देन यू हैव टू यूज द अनदर बल्ब हियर। तो एक फेलियर होने से पहले आपके पास जो आइटम है वो कितना एवरेज टाइम कंज्यूम करता है, दैट इज द मीन टाइम टू फेलियर हियर, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, पॉइंट नंबर डी, ओके। दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट, हजार्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, हजार्ड का मतलब है द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ठीक है। अब सिंपल सा खतरा, आपके पास कोई भी ऐसा इंसिडेंस जो कि आपके पास सिस्टम को हार्म कर सकता है, इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं हजार्ड। जैसे कि आपके पास यहां पे लेट अस सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई वर्कर आपके पास सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, ठीक है ना, ड्यू टू सम हेल्थ इशू या ड्यू टू सम इंजरी। तो इसमें आप एक चीज देखो, अब आपके पास यहाँ पे हर एक चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू हेल्थ इशू, लेट अस सपोज अगर वही हेल्थ इशू अगर आपके पास हर एक उसमें आपके पास वर्कर्स में देखने को मिल जाए, तो क्या होगा, एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो आपके पास जो वर्कर्स है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट उससे होंगे। तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपके पास पूरे के पूरे सिस्टम में हार्म आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। या फिर आप ऐसा समझो
कोई भी छोटा सा डैमेज अगर होता है किसी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर, एक छोटे से आपके पास लोकेशन पे एक हल्का सा डैमेज अगर होता है, तो इवन दो इट इज नॉट अफेक्टिंग द इंटायर प्लांट, बट अगर वो डैमेज थोड़ा ज्यादा हो जाता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, आपके पास वो पूरे के पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकता था। तो हम कह सकते हैं कि हजार्ड जो है एक तरह से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, एक खतरे को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन फ्यूचर या आपके पास एक तरह से जो कि बहुत बड़ा एक मतलब एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसी चीज बन सकता था जिससे कि ओवरऑल सिस्टम क्या होने लग जाए, अफेक्ट होने लग जाए। ठीक है, इसका आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम चलें रिस्क। अब रिस्क का मतलब यहां पे क्या हुआ, रिस्क में देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है यहां पे, द लाइकलीहुड दैट अ स्पेसिफाइड अनडिजायरेबल इवेंट विल अकर ड्यू टू द रियलाइजेशन ऑफ द हजार्ड। मतलब आपके पास यहां पे जब हजार्ड कुछ हो रहा है, जब आपके पास, जैसे मैंने डैमेज का एग्जांपल दिया कि कोई प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो रही है, ठीक है ना, आपको मैंने बोला कि एक प्लांट में, एक बड़े से इंडस्ट्री में एक छोटे से हिस्से में आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हुई। अब ऐसे केस में आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, वो जो हजार्ड था वो कितना बड़ा आपके पास यहाँ पे मैग्नीफाइड हो सकता है, या कितना मैग्नीफाइड होकर कैसे प्लांट को अफेक्ट कर सकता है, वो क्या है, वो उसके हार्मफुल इफेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी कितनी लाइकलीहुड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम रिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिस्क को रिप्रेजेंट आपके पास यहाँ पे कर रहा है। तो अब आपके पास इस केस में देखोगे रिस्क जो है वो आपके पास वर्क एक्टिविटी से भी क्रिएट हो सकता है, वो वर्क एक्टिविटी से भी क्रिएट हो सकता है। जैसे कि आपके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंदर आपके पास यहाँ पे उसमें कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल को हैंडल करना, वो एक रिस्की काम है आपके पास यहाँ पे उस, ठीक है ना। अब आपके पास अगर हल्की सी लीकेज अगर हो जाती है तो वो एक हजार्ड है जो कि अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर वही सेम अगर आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो जाए तो पूरे के पूरे सिस्टम में डैमेज क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने देखा हो 1986 में जो आपके पास क्या हुआ था, चेरनोबिल में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो आपके पास एक तरह से लाइकलीहुड है जो कि आपको देखने को मिलता है वर्क एक्टिविटीज की वजह से ही। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वर्क एक्टिविटीज और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, मीन टाइम टू रिपेयर। अब आपके पास किसी भी मशीन को या किसी भी आइटम को अपनी स्पेसिफाइड कंडीशंस तक रिस्टोर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द मीन टाइम टू रिपेयर, उसको एमटीटीआर हम यहां पे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेंटेनेंस लोड। मेंटेनेंस लोड क्या हुआ, द रिपेयर टाइम पर ऑपरेटिंग टाइम फॉर द आइटम। तो आपके पास यहां पे मेंटेनेंस लोड का सिंपल सा मतलब है, आप ऐसे समझो, लेट अस सपोज अगर आपके पास कोई मशीन है जो कि 1000 आवर तक ऑपरेट कर सकती है, ठीक है, और इन केस अगर कोई फेलियर अगर होता है तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए आपको 10 आवर का टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं आपको रिपेयर करने में, और आपके पास उसकी जो लाइफ है, ऑपरेटिंग टाइम है जो उसका वो 1000 आवर्स है। तो हम यहां पे मेंटेनेंस लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 10/1000, दैट इज 0.01। तो 0.01 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से मेंटेनेंस लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास रिपेयर टाइम कितना है एज कंपेयर टू द ऑपरेटिंग टाइम, वो मेंटेनेंस लोड को रिप्रेजेंट यहां पे करता है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ, ए मेजर ऑफ द टाइम that a system is actually operating versus the time that the system was planned to operate. Okay, it is a probability that the system is operational, oh sorry, तो आप यहां पे देखोगे it is the time, it is the probability that system is operational at any random time t। मतलब क्या हुआ कहने का, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई मशीन है मेरे पास जिसका ऑपरेटिंग टाइम है 1000 आवर्स का, लेकिन ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस क्या हुआ, आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट पड़ गई, 10 आवर आपके रिपेयरिंग में कंज्यूम हो गए। तो आप देख सकते हो रिमेनिंग 990 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक तरह से अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि जो मशीन को जिस टाइम के लिए हमने प्लान करा था ऑपरेट करने के लिए, उसमें से कितना एक्चुअल टाइम वो ऑपरेट हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, तो इनडायरेक्टली आपको बताएगा कि आपका जो सिस्टम है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम आपका ऑपरेशनल रहे एट अ पर्टिकुलर रैंडम टाइम टी हियर। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है स्पॉटेबिलिटी। स्पॉटेबिलिटी का मतलब यहां पे क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ अ सर्विस सप्लायर to maintain the plant inbuilt reliability and to perform the scheduled and unscheduled maintenance according to the plant inbuilt maintainability।
ओके, फिर से पढ़ो। द एबिलिटी ऑफ अ सर्विस सप्लायर, ओके, टू मेंटेन द प्लांट इनबिल्ट रिलायबिलिटी एंड टू परफॉर्म द शेड्यूल एंड द अनशेड्यूल मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू द प्लांट इनबिल्ट मेंटेनेबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है, जैसे अगर हम कोई भी चीज, कोई भी मशीन अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वहां पर आप स्पेसिफाई करते हो, एक टाइम आप अलॉट करते हो कि मेंटेनेंस टास्क पे कितना टाइम अलॉट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब मेंटेनेंस भी दो तरह की होती है। कभी कभी क्या होता है ना, एक कुछ होती है प्लान्ड मेंटेनेंस जो कि आप एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद करते हो, एक होती है अनप्लान्ड मेंटेनेंस जो कि आप एक यहाँ पे अंडर सम सर्कमस्टांसिस या अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के टाइम पे करते हो। तो जब हम एक टाइम अलॉट करते हैं, मेंटेनेंस टाइम अलॉट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर या आपके पास इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, वो सब चीज आप यहाँ पे मेंटेनेंस में आपने अलॉट कर दी, तो हमारे पास सपोर्टेबिलिटी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई मशीन में प्रॉब्लम आती है तो उस मशीन के ऊपर अगर आप जो मेंटेनेंस टास्क कर रहे हो तो वो आप उस मेंटेनेंस टाइम के अंदर हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो मशीन है वो आपके पास ओवरऑल प्रोडक्शन को फिर से, मतलब कि आपके पास कह सकते हो कि वो फिर से आपके पास इंडस्ट्रियल के ऑपरेशंस को प्रॉपर टाइम में परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके पास सपोर्टेबिलिटी हल्की सी भी कम होती है तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, जो सर्विस सप्लायर है वो मशीन को टाइम पे मेंटेन नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपके पास शेड्यूल मेंटेनेंस हो चाहे वो अनशेड्यूल मेंटेनेंस हो। जितना टाइम आपने अलॉट करा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा मेंटेनेंस करने में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, ओवरऑल जो प्रोडक्शन है आपके पास किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ओवरऑल वो कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉफिट पे या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हैम्पर आपके पास यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये कुछ आपके पास टर्म है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पे चलते हैं, अब देखो, चलो अब यहां पे देखो नेक्स्ट। तो अब आपके पास यहां पे ये जो भी हमने पढ़ा, जितना भी हमने कुछ एलिमेंट्स जो पढ़े, आपके पास इफेक्टिवनेस के जो पैरामीटर्स हमने पढ़े, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता कौन है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो रिलायबिलिटी इंजीनियर का जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से है कि आपके पास किसी मशीन का फेलियर, तो फेलियर हुआ कैसे उसको एनालाइज करना, ठीक है, आपके पास प्रॉपर वे में फीडबैक प्रोवाइड करना, साथ में अच्छा फीडबैक किसको, डिजाइन टीम को या फिर प्रोडक्शन टीम को, जिससे कि आपके पास इन फ्यूचर वो सब चीजें ना हो, ओके, टू प्रिवेंट द फ्यूचर फेलियर। यहां पर अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो रिलायबिलिटी इंजीनियर्स जो है वो आपके पास फेलियर के कॉजेस की स्टडी करता है। फेलियर कॉजेस मतलब कि फेलियर हुआ क्यों, रीजन क्या थे आपके पास, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप अपने अंदर अपने सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट कर सको और वही रीजन सेम आपको देखने को ना मिले, उस रीजन की वजह से फेलियर आपको देखने को ना मिले। नेक्स्ट, फेलियर का मोड क्या था हमारे पास, क्यों कैसे फेलियर आपके पास हुआ, यहाँ पे उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, आपके पास क्या प्रोसेस थी, मतलब जब फेलियर हो रहा था तो कैसे कैसे फेलियर प्रोसीड कर रहा था, उस वो भी आपके पास यहाँ पे कंसर्न करता है रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो रिलायबिलिटी इंजीनियर को इन तीनों के तीनों चीजों के साथ क्या करना पड़ेगा, कंसर्न यहाँ पे रहना पड़ेगा, ओके। तो आप देख सकते हो, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास अगर हम किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी मेजरमेंट को अगर चेक करते हैं तो रिलायबिलिटी जो मेजरमेंट होती है वो बेस्ड होती है कि आपका फेलियर रेट कितना है, फेलियर रेट कितना आपके पास है। जितना ज्यादा फेलियर रेट होगा मतलब आपका सिस्टम उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, जितना कम फेलियर रेट है दैट मीन्स आपका सिस्टम उतना ज्यादा रिलायबल है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी सिस्टम को ओवर रिलायबल कर दोगे तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी को अफेक्ट करेगा। क्यों, अब ऐसा समझो, आपके कंपनी में कोई एक मशीन है, वो मशीन कहीं ना कहीं से आप ले रहे हो, लेटस, ठीक है, लेटस सपोज आपने जो, जैसे मान लो ए कंपनी की आपकी कोई मशीन, आपने ए कंपनी से मशीन को बाय करा और अपनी कंपनी में यहाँ पे यूज करना शुरू करा। अब आपके पास अगर हम कह रहे हैं कि ए कंपनी ने जो प्रोडक्ट बेचा है वो हाईली रिलायबल है, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि जो आपके पास कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा ही करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अपने इंटेंडेड पीरियड को अचीव करेगा और उससे ज़्यादा भी अचीव कर सकता है। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ए कंपनी को अफेक्ट करेगा, बिकॉज ए कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इतने ज़्यादा रिलायबल है कि फर्दर आपके पास यहाँ पे और उससे ज़्यादा हम ऑर्डर ना लें, क्योंकि आपको यूज रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही। अनटिल और अनलेस अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी मशीन्स को तभी तो आप, और तब तो आप ऑर्डर करोगे नहीं, ठीक है। तो अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ
कि एक तरह से ओवर रिलायबल भी आपके पास सिस्टम नहीं होना चाहिए, कम रिलायबल भी सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक तरह से बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस बना रहना चाहिए यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पे फेलियर रेट कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो फेलियर रेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द पैरामीटर ऑफ कि टोटल नंबर ऑफ आइटम फेल्ड हुए कितने, और आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम हमारे पास टोटल कितना रहा। ठीक है, इस रेशियो से आप कैलकुलेट कर सकते हो फेलियर रेट हमारे पास। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिपेयरेबल है हमारे पास, जैसे बल्ब का एग्जांपल ले लो। ठीक है, इनको आप डायरेक्टली स्क्रैप कर देते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ उनको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मशीन आपके पास हो गई, ठीक है, तो ये सब आपके वॉशिंग मशीन के अंदर, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे रिपेयरेबल आइटम्स के अंदर। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक रिलायबिलिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ठीक है, जिसमें आपने देखा सिस्टम इफेक्टिवनेस के बारे में, आपने देखे 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में। नेक्स्ट आपने बात करी कि जो रिलायबिलिटी है मेरे पास, उसके कौन कौन से की एलिमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस जो कि हर एक रिलायबिलिटी अगर आप पढ़ते हो, या रिलायबिलिटी इंजीनियर्स जो है जिसका उसे पता होना चाहिए, उन टर्म्स को हमने देखा। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इंजीनियर किन किन चीज़ों से डील करता है उसको भी आप यहाँ पे देख चुके हो। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे दैट इज ऑफ द बाथटब कर्व। बाथटब कर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, जिसको हमें स्टार्ट करना है इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग हमने जो बात करी थी कि फॉल्ट डायग्नोसिस हम करेंगे, सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो सब्सिक्वेंट आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, सो एक बार इसको अच्छे से स्टडी करना। आपके पास यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना यहाँ पे काफ़ी है। ओके।